नमस्कार मित्रों, संजीव भानावत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 16 मई सिक्किम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन। ये वह दिन था जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। एक तरह से सिक्किम को स्टेटहुड दिए जाने का एक यह ऐतिहासिक दिन था। वर्ष था 1975। लगभग 3 दशक का संघर्ष सिक्किम वासियों के लिए, और यह दिन साकार हुआ भारत में विलय का 16 मई 1975 को। सिक्किम नाम लेते ही एक ऐसे प्रदेश की छवि हमारे मन मस्तिष्क में उभरती है जिसके चारों ओर नेपाल, भूटान, तिब्बत और पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई है। सिक्किम एक ऐसा प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है। एक ऐसा प्रदेश जो गोवा के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश है। सिक्किम जहां ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, जहां अद्भुत हरियाली, बर्फीले झरने, तिस्ता नदी और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अनायास सिक्किम का नाम लेते ही हमारी आंखों के आगे सिक्किम की एक नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता हमारी आंखों के समक्ष प्रकट होने लगती है। सिक्किम वर्ष 1642 जब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसका अस्तित्व होता है, उस समय यहां राजतंत्र हावी था। चोग्याल वंश ये सिक्किम पर राज्य करता था। धीरे धीरे जैसा उस समय के राज्यों के बीच में था पारस्परिक संघर्ष, विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण, और सिक्किम भी इनसे अछूता नहीं रहा। और जब ब्रिटिश शासन का ब्रिटिशर्स ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तब सिक्किम भी उसका शिकार बनता है। लेकिन 1947 के पहले जब देश को आजादी मिली, सिक्किम को ब्रिटिश शासन ने एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में स्वीकार किया था। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब सिक्किम ने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सिक्किम और भूटान को एक ऐसे राज्य के रूप में दर्जा दिया जिसे हम संरक्षित राज्य कह सकते हैं, अर्थात उनके कूटनीतिक और उनकी रक्षा और संचार आदि नियंत्रण के लिए भारत सरकार का दायित्व होगा। एक तरह से अपने आंतरिक शासन में वे राज्य स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन उन पर उनकी रक्षा का दायित्व एक तरह से भारत सरकार के ऊपर था। में वहां पर एक स्टेट काउंसिल बनाई गई जिसका चुनाव वहीं के निवासियों ने किया, और तत्कालीन जो समय राजा थे वो उस स्टेट काउंसिल से सलाह मशविरा करके अपना शासन चलाते थे। लेकिन उनके बीच में सदा कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष की स्थिति बनी रही। सिक्किम में अंदरूनी आंदोलन चलते रहे। राजतंत्र से लोग खुश नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन आंदोलनों और आंतरिक विद्रोह के कारण स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ती चली गईं, और 1973 में हाईकोर्ट के सामने जब दंगे हुए, तब भारत सरकार से ये निवेदन किया गया कि वे सिक्किम का प्रशासन अपने हाथ में लें। उस समय जो राजतंत्र था, जैसा मैंने आपसे कहा कि चोग्याल वंश उस समय राज्य करते थे, उसी वंश परंपरा के राजाओं का शासन उस समय था। जब भारत सरकार को निवेदन किया गया, वहां शांति व्यवस्था कायम करते हुए सिक्किम को एक तरह से अपने क्षेत्र में, अपने गणराज्य में, भारतीय गणराज्य में विलय के लिए, तब भारतीय सेना ने अप्रैल 1975 में राजमहल को घेर लिया। उस समय लगभग 250 सैनिकों ने
राजमहल का एक तरह से पहरा दे रहे थे। लगभग 5,000 भारतीय सैनिकों ने आधे घंटे के अंदर उन सिपाहियों को निहत्था कर दिया और एक तरह से गैंगटोक पर अपना अधिकार कर लिया और तत्कालीन राजा को राजमहल में ही नजरबंद कर दिया गया। फिर जनमत संग्रह कराया गया और लगभग 97.5% लोगों ने भारत में विलय के समर्थन में अपना मत दिया और अंततः भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया और भारतीय गणराज्य में उसे मिला दिया गया। इस तरह से सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। यह स्थिति चीन को रास नहीं आई। चीन के साथ हमारा विवाद बना रहा। 2003-4 में जाकर के चीन ने सिक्किम को भारत के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी और भारत ने भी तिब्बत को चीन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया। लेकिन ये विवाद अभी तक जारी है और आए दिन छुटपुट संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय सेना ने सिक्किम के उन अंदरूनी हालातों से निपटते हुए सिक्किम को भारत का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विलय करवाया, यह हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थी। सिक्किम, जैसा मैंने आपसे कहा, एक ऐसा प्रदेश है जो पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि चट्टानों और पहाड़ियों के कारण काफी लंबे समय तक पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब पर्यटन की दृष्टि से यह राज्य दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लगभग सभी ऋतुएं हम देख सकते हैं, लेकिन बर्फ लगभग साल भर हमको मिलती है क्योंकि यहाँ बर्फीले ग्लेशियर है और तीस्ता नदी तो सिक्किम वासियों के लिए एक तरह से उनकी जीवन रेखा है। वो बर्फीले ग्लेशियर जिनकी जलधाराएं अंततः तीस्ता नदी और उसकी उपनदियां जो हैं उसमें आकर के समाहित हो जाती है। नाथुला दर्रे जो एक तरह से चीन की सीमा से लगा हुआ है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, वहां दर्शकों के लिए जाने का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम की प्रतिकूलता के कारण वहां जाना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। सिक्किम में लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है वो 6 लाख से कुछ अधिक है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, और यहाँ 32 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम 7,096 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा के लिए यहाँ एक एक सीट है। जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की गई है, सिक्किम में भी उसी तरह से लोकतांत्रिक शासन जो है संचालित किया जाता है। सिक्किम की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर भी निर्भर है। यहाँ मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, चावल आदि की खेती होती है। यहाँ पर गर्म पानी के झरने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी लाभदायक बताए जाते हैं। सिक्किम वासी अपने पहाड़ों में देवताओं के निवास मानते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है, लेकिन लगातार बर्फबारी, भारी बरसात और भूस्खलन उनके लिए चिंता का विषय बने हुए हैं और अनेक बार आम जनजीवन में ये परेशानियों का कारण भी बनते हैं। मित्रों, आइए 16 मई सिक्किम के भारत में विलय के इस ऐतिहासिक दिन को हम हमारे सिक्किम वासी मित्रों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उनकी 28 वर्षों की यह तपस्या, यह संघर्ष और भारत के साथ विलय की उनकी उत्कंठा, जहां मूलतः
नेपाली लोगों का निवास है, लेकिन सभी भारतीय धर्म, परंपरा और रीति रिवाजों को वे कहीं न कहीं उसका अनुसरण करते हैं। हम उनके साथ मिलकर उनके इस स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि सिक्किम प्रदेश भारत की इस एकता, अखंडता और सद्भावना के साथ एक प्रतीक के रूप में हमारे साथ खड़ा रहेगा और हम भी उस राज्य की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए, उनके उस समृद्ध विरासत की रक्षा के लिए हम उनके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि आप हमारे शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ साझा करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी टिप्पणियों के साथ हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।